तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हो हाउस ऑफ टेक हिंदी। आज मेरे पास है यहाँ पे मैकबुक एयर M4 जिसे एप्पल ने पिछले महीने लॉन्च किया था और मैं लगातार कुछ दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब यूज़ करने के बाद मुझे पता चला है कि जिस हिसाब से इसका प्राइस है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन अभी के टाइम पे आपको मैकबुक एयर M4 के साथ जाना चाहिए या फिर मैक मिनी M4 भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी बात पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाता है, इसके अलावा 30 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है, मैक्सेफ केबल है और जिस कलर का आपका लैपटॉप होगा उसी कलर की केबल आपको मिलती है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी एप्पल यहाँ पे प्रोवाइड करता है और इस बार एप्पल ने स्टिकर्स प्रोवाइड नहीं किए। हालांकि मैं स्टिकर्स यूज नहीं करता था, क्या आप करते थे? कमेंट करके बताओ। तो भाई अब बात करते हैं प्राइस की। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 24 GB रैम वाला है, लेकिन मैं बेस वेरिएंट की बात करने वाला हूँ जो 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। उसका प्राइस है 1 लाख रुपीज और बैंक ऑफर या फिर कार्ड ऑफर आप लगाते हो तो और कम में आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करूं M3 की जो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो भाई वो 97,000 आपको कॉस्ट करेगा। हालांकि उसमें भी कार्ड डिस्काउंट लगा के आप कम में उसे बाय कर सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से इसका अपग्रेड है ये लेटेस्ट जनरेशन है लेकिन फिर भी सस्ता है, तो उस हिसाब से मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगता है। और सिर्फ प्राइस एक फैक्टर नहीं है दोस्तों, और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इस लैपटॉप को डेफिनेटली आप सभी को रेकमेंड कर सकता हूं। अब वो सब चीजें क्या है आगे हम चेक करने वाले हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये लैपटॉप ब्लू कलर में है, मुझे डिसेंट लगा ये कलर और एप्पल ने इसे स्पेस ग्रे के जगह पर रिप्लेस किया है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे स्पेस ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद था और वही अवेलेबल नहीं है। हालांकि और भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सिल्वर का ऑप्शन आपको मिल जाता है और मिडनाइट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मिडनाइट वाला भी अच्छा है लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। ओवरऑल डिजाइन इसका सिमिलर ही है जैसे प्रीवियस जनरेशन था M3 M2 की तरह इसका डिजाइन है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अब इन सारी चीजों के ऊपर हम आगे बात करेंगे, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा बढ़ते हैं इसके हार्डवेयर की ओर। अब देखो इसके अंदर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि M4 चिपसेट है। ये 10 कोर सीपीयू के साथ आता है, 4 परफॉर्मेंस कोर आपको मिल जाएंगे, 6 एफिशिएंसी कोर मिल जाएंगे। वहीं पे बात करूं मैं M3 की तो वो 8 कोर सीपीयू के साथ आता था। इसके अलावा 8 कोर जीपीयू इसके अंदर है और 16 कोर न्यूरल इंजन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। बात करूं मैं मेमोरी बैंडविड्थ की तो 120 जीबीपीएस का मेमोरी बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, जो अपग्रेड हुआ है। पिछली बार ये 100 जीबीपीएस कुछ था। अब M4 जो प्रोसेसर है दोस्तों ये 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट ये रहने वाला है। अब इसका बैटरी कितना है, कितना बैटरी बैकअप मिलेगा ये भी आपको मैं आगे बता दूंगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको फैन नहीं मिलता है, मैकबुक एयर के अंदर ही बेसिकली आपको फैन नहीं मिलता है। लेकिन इसके थर्मल्स की बात करूं तो थर्मल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये लैपटॉप हीट नहीं करता है आप कितना भी इंटेंसिवली इसे यूज करो। हाँ, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे एनवायरमेंट ही गर्म है वहां पे हीट होगा, बट यस परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। अब नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो M3 के कंपैरिजन में M4 डेफिनेटली एक डिसेंट अपग्रेड आप बोल सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे मैकबुक एयर M1 भी है जिसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी M1 यूजर हो तो और अपग्रेड करने का बेसिकली सोच रहे हो तो M4 आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो M1 के कंपैरिजन में इसका जो नंबर है वो डबल जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसे अगर मैं कंपेयर करूं बाकी प्रोसेसर्स के साथ, जैसे कि अगर मैं इंटेल के i7 के साथ इसको कंपेयर करूं तो वहां पे भी आपको इसके नंबर्स में जो है अपग्रेड देखने मिल जाता है। या फिर बात करूं मैं स्नैपड्रैगन एक्स एलीट की तो उसके कंपैरिजन में भी इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही देखने मिल जाएगा। अब नंबर्स को अगर मैं साइड में रखूं तो इन जनरल M4 कितना अच्छा है और किन लोगों को इसे प्रीफर करना चाहिए, सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ऑफिस के काम के लिए अगर आप इस लैपटॉप को चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। अगर आपका ब्राउजर के ऊपर काम है जहाँ पे मल्टीपल टैब्स आपको ओपन करने पड़ते हैं या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर आपको काम करना पड़ता है सेम टाइम पे, तो भाई मल्टीटास्किंग के हिसाब से काफी अच्छा है। स्लो ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा, लैगी ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है। हर एक चीज ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। जो नॉर्मल टास्क है, डे टू डे टास्क जो भी आप कर रहे होंगे वो सारी चीजें ये बहुत स्मूथली हैंडल कर सकता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिएटिव चीज की, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करना होगा, फोटो एडिटिंग करना होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग करना होगा, तो उसके लिए भी आप इसे प्रीफर कर सकते हो। वहां पे भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग इसके अंदर ट्राई किया था दाविंसी के अंदर, और यहाँ पे मैंने 4K वीडियो लिया था जिसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट्स ऐड किए थे, मल्टीपल लेयर्स मैंने यूज किए थे। वहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, रेंडरिंग भी प्रॉपर्ली हो गया। तो यस, वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हाई एंड एडिटिंग या फिर प्रो लेवल की एडिटिंग करनी होगी तो फिर मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। जैसे कि आपको एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करना होगा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, तो उसके लिए आप विंडोज़ लैपटॉप या फिर पीसी के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो, जो चीज़ इसके अंदर नहीं है। अगर आपने एक बेस वेरिएंट ले लिया तो इसके अंदर आप बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो
उसको अगर हम पकड़े या फिर उस लिमिटेशन को अगर हम कंसीडर करें तो प्रो लेवल की एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो एफिशिएंसी आपको मिलनी चाहिए वो आपको वहाँ पे थोड़ी-सी जो है मिसिंग लगेगी। वरना ओवरऑल जो मेजर टास्क है ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और बात करूँ मैं कोडिंग या फिर बाकी सारी चीज़ों की, तो उसके लिए भी आप इस लैपटॉप को प्रेफ़र कर सकते हो। M4 का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको M4 ही चाहिए तो आप मैक मिनी M4 को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको घर पे बैठ के भी काम करना है, लेकिन ऑन द गो भी आपको काम करना होगा, जैसे कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको कुछ एडिटिंग या कुछ करना होगा, तो उस सिचुएशन में आप M4 के साथ जा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो उसके हिसाब से भी यार ये रिलायबल साबित हो सकता है, क्योंकि M1 जो है मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी बहुत से नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अभी भी ये बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, लेकिन वही है, अगर आपको चीज़ें अपग्रेड करनी होगी तो M4 के साथ आप जा सकते हो। तो हाँ भाई, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें M4 के अंदर आपको अच्छी मिलती है। अब बात करूँ ओएस की, तो लेटेस्ट ओएस आपको मिलता है मैक ओएस सिकोया। एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड हो गया, जेनमोजी हो गया, राइटिंग टूल हो गया। नया सिरी आपको मिल जाता है चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन के साथ। सिरी और थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, अभी भी इतना अच्छा नहीं है। हालांकि ये सेम चीज़ मैं एप्पल इंटेलिजेंस के लिए भी बोलना चाहूँगा। एप्पल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, डिसेंट लेवल पे डे टू डे लाइफ में अगर आपको यूज़ करना होगा तो वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। इमेज प्लेग्राउंड में आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। जेनमोजी के अंदर आप इनपुट जो भी दोगे उस बेसिस पे इमोजीज जनरेट कर पाओगे। राइटिंग टूल आपके बहुत काम आ सकता है, अगर आपको कोई मेल यहाँ पे टाइप करके चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो वहाँ पे आप राइटिंग टूल को यूज़ कर सकते हो। वो एक चीज़ काम की है, वरना बाकी सारी चीज़ों में जो है एप्पल अभी भी थोड़ा सा पीछे है एआई के रेस में। तो हाँ, एप्पल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल ओएस में जो सारे फीचर्स आपको नॉर्मली एप्पल इकोसिस्टम के अंदर मिलते हैं वो सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर ओएस की बात हो गई। अब क्योंकि ये नया लैपटॉप है तो इसके अंदर नया क्या है ये भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था, कलर जो है यहाँ पे नया आपको मिल जाता है। हालांकि स्पेस ग्रे मुझे बहुत पसंद है, स्पेस ग्रे एप्पल ने क्यों मिस आउट किया आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये नया कलर है। वैसे ये नया वाला कलर आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। कलर के अलावा 12 मेगापिक्सल का नया कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो 1080p रेजोल्यूशन पे शूट कर सकता है। साथ ही साथ सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ भी आता है और डेस्क व्यू का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चेंज की बात करूं तो अगर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करना होगा तो 2 एक्सटर्नल मॉनिटर आप यूज कर सकते हो इसका लिड ओपन करके, तो वो भी काफी सही चीज है। अगर आप क्रिएटिव काम करते हो, एडिटिंग करते हो, तो उस सिनारियो में जो है ये सारी चीजें बहुत काम आती है। बात करूं बैटरी की, तो वहां पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 53.8 वॉट आवर की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपग्रेड है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो एप्पल क्लेम करता है कि 18 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आप यूज करते हो तो 11 से 12 घंटों का बैकअप आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और ये छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। अगर आप दूसरे लैपटॉप देखने जाओगे तो वो 6-7 घंटों में जो है बंद हो जाते हैं, तो 12 घंटे का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करूं चार्जिंग की, तो 30 वॉट का अडेप्टर इसके साथ आपको मिल जाता है, आप 70 वॉट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं बैटरी के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है, 11 टू 12 आवर्स का बैटरी बैकअप अच्छा है या फिर और अच्छा होना चाहिए? इसके बाद दोस्तों बात करूं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है इसका बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है भाई, स्टर्डी फील होता है। लीड भी जो है आप एक हाथ से आराम से ओपन कर सकते हो, तो हिंज इसका सॉलिड है। बात करूं बाकी चीजों की, तो डिजाइन में इतना मेजर चेंज नहीं है दोस्तों, M3 की तरह ही डिजाइन है, लेकिन सिंपल है, एलिगेंट है। मुझे पर्सनली ये डिजाइन अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट के अंदर मुझे बता देना। कीबोर्ड की बात करूं तो कीज का प्लेसमेंट अच्छा है, फीडबैक भी कीज का जो है वो अच्छा है, टाइपिंग करने में आपको मजा आएगा। बात करूं ट्रैक पैड की, तो रिस्पॉन्सिव है, हैप्टिक फीडबैक ट्रैक पैड का जो है वो काफी अच्छा है। एडिशनल चीज़ों की बात करूं तो 4 स्पीकर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो स्पेशल ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ मिलेंगे। स्पीकर्स के आउटपुट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अच्छा खासा आउटपुट आपको मिल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आपको मिल जाती है। बेस बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे अभी भी M1 के स्पीकर्स टू बी ऑनेस्ट अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ इसका साउंड भी काफी अच्छा है। लैपटॉप में स्पीकर्स की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली मैकबुक के अंदर काफी अच्छे स्पीकर्स एप्पल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल इसके स्पीकर से आपको अच्छा ही आउटपुट मिलेगा। टच आईडी का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो मल्टीपल जगहों पे आप यूज कर सकते हो, तो अच्छी चीज है। लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है इस लैपटॉप के अंदर वो एक ही है, वो है इसका पोर्ट प्लेसमेंट। अब एक साइड पे आपको मैक्सिफ पोर्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप चार्जिंग लगा सकते हो। अब उसके साइड में आपको 2 टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, जो आप देख सकते हो कितने नजदीक में यहाँ पे एप्पल ने प्लेस किए। थोड़ा सा डिस्टेंस इसके अंदर होना चाहिए था, और दूसरे साइड पे आपको 3.5 mm पोर्ट मिल जाता है, तो आप वहाँ पे आप एक्सटर्नल साउंड या फिर हेडफोन जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो पोर्ट प्लेसमेंट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे कंप्लेन करने लायक नहीं है, डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है। तो भाई फाइनली बात करते हैं डिस्प्ले की। ये 13 इंच वाला वेरिएंट है, 15 इंच वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब ये पैनल जो है दोस्तों 60 हर्ट्ज पैनल है, आईपीएस डिस्प्ले है, और 500 निट्स की ब्राइटनेस इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब एप्पल पता नहीं यार 60 हर्ट्ज ही हर चीज़ में क्यों प्रोवाइड करता है। जो नॉर्मल आईफोन है नॉन प्रो वाले, उसके अंदर भी अभी भी 60 हर्ट्ज ही आता है, तो 60 हर्ट्ज से एक अलग ही प्यार है एप्पल को। लेकिन हाँ,
थोड़ा सा और होना चाहिए था। इस प्राइस रेंज में आप दूसरे लैपटॉप को देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको ओलेड डिस्प्लेज मिलने लगे हैं। इसके अलावा फास्टर रिफ्रेश रेट आपको मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे मिसिंग लगेगी। लेकिन डिस्प्ले आउटपुट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कोई भी निराशा नहीं होगी, वहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। डिस्प्ले का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, कलर्स के मामले में अच्छा है, बाकी शार्पनेस आपको मिल जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाता है, रेज़ोल्यूशन जो है मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूँगा। ओवरऑल डिस्प्ले का आउटपुट डेफिनेटली अच्छा है, बस वही है कि फास्टर रिफ्रेश रेट होना चाहिए था और आईपीएस की जगह पे अगर ओलेड आ जाता तो अच्छी चीज़ होती। तो गाइस प्राइस इसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, तो प्राइस के हिसाब से क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी है? अब देखो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि यार वैल्यू फॉर मनी ये कैसे हुआ, क्योंकि कॉस्टलियर साइड पे है। प्राइस के हिसाब से आप जज करने जाओगे तो आपको ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा, लेकिन जो चीज़ें उस प्राइस रेंज में ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, कीबोर्ड का फीडबैक अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस इससे आपको अच्छा मिलेगा, ओएस अच्छा है, बात करूँ रिलायबिलिटी की, परफॉर्मेंस की और एफिशिएंसी की, तो वो भी बहुत अच्छा इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर आपका बजट उतना नहीं होगा, आप अगर एक जगह पे बैठ के काम करने वाले हो, तो मैक मिनी M4 के साथ भी जा सकते हो, वो 60,000 में आपको मिल जाएगा बेस वेरिएंट उसका। तो अगर बजट आपका इशू है तो उस रेंज में मैक मिनी M4 के साथ जा सकते हो, लेकिन प्राइस के हिसाब से जो चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, जो कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करता है, वो विंडोज़ लैपटॉप आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस की होगी आपने कभी कि अगर आप कोई विंडोज़ प्रोडक्ट बाय करते हो, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, कुछ टाइम बाद जो है वो स्लो हो जाता है। हालाँकि आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको मैक के अंदर कभी भी नोटिस नहीं होगी। अब जैसे मैं बोल रहा था कि M1 मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी बहुत से नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इतने टाइम से ये यूज़ हो रहा है, अभी भी स्लो फील नहीं होता है, अभी भी बहुत से टास्क जो है ये आराम से हैंडल कर लेता है। तो ये जो रिलायबिलिटी है लॉन्ग टर्म की, वो डेफिनिटली मैक प्रोडक्ट्स में या फिर मैकबुक में आपको मिल जाएगी। इसीलिए जिस हिसाब से इसका प्राइस है, मैं वैल्यू फॉर मनी इसे बोल सकता हूँ। बस बजट आपका अगर कंस्ट्रेन होगा, तो मैक मिनी M4 के साथ आप जा सकते हो, लेकिन आपको ट्रैवलिंग करना है और वहीं पे आपको यूज़ भी करना होगा। उस सिचुएशन में आप मैकबुक एयर के साथ आराम से जा सकते हो। मैं दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी यही था मेरा ओपिनियन। अगर मैकबुक एयर M4 आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। वैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।